नमस्कार। द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। हम सब भारतवासी मूल निवासी इस थीम के साथ द नैरेटिव के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार का आज अंतिम दिन है। हमने देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमेशा देखा है कि जो विदेशी शक्तियां हैं, जो यूरोपियन रेस रही हैं, आज से 200-300 वर्षों पहले उन्होंने भारत में जब अपने कदम रखे और भारत के अंदरूनी जो जंगल के जो क्षेत्र थे, जो वन्य अरण्य क्षेत्र थे, उन जगहों पर जब अपने कदम रखे तो वहाँ की जो जनजातियां थी, वहाँ के जो वनवासी हमारे भाई बंधु हैं, उनका उन्होंने उनको मुख्य धारा की समाज से काटने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे। इन्हीं षड्यंत्रों में से सबसे बड़ा जो उनका हथियार था वो है धर्मांतरण, और इसको यूरोपीय चर्च के पूरे नेक्सस ने बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक, योजना पूर्वक इसे अंजाम दिया। और आज हम देखते हैं उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं भारत के, वहां पर हमें बहुत ही जो जनजाति नागरिकों की संख्या 50, 60, 70% से अधिक थी, आज वो 10, 20 और 30% से भी कम हो गए हैं। आखिर चर्च का यह मायाजाल, चर्च का ये जो नेक्सस है, ये कैसे फैला, कैसे ये आगे बढ़ता गया, और कैसे इसने जनजातीय हमारे जो भाई बंधु हैं, जनजातीय समाज है, उनको कैसे इन्होंने अपने जो षड्यंत्र है उसका शिकार बनाया। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश से मोगी ओरी जी उपस्थित हैं। मोगी ओरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर। मोगी ओरी जी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही प्रसिद्ध पुजारी हैं उस क्षेत्र के। लगातार सामाजिक विषयों पर बोलते रहते हैं, लगातार सामाजिक विषयों पर कार्य करते रहते हैं। इसके साथ ही जो स्थानीय जनजाति भाई बंधु हैं, स्थानीय जो नागरिक हैं, उनकी समस्याओं एवं परेशानियों को भी वह लगातार आवाज देते रहते हैं। मोगी ओरी जी, एक बार आपका फिर से स्वागत है द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे बीच मॉडरेटर के रूप में उपस्थित है दिलमन रति मिंज जी। दिलमन जी मूलतः छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही जनजाति विषयों पर लगातार अध्ययनरत हैं। जनजाति विषयों को काफी लंबे समय से उठाते रहे हैं, उस विषय पर लिखते एवं बोलते रहे हैं। दिलमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर। हमारे जो दर्शक हैं वो दिलमन जी से भली भांति परिचित हैं, उन्होंने नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर दिलमन जी को पहले भी देखा और सुना है। दिलमन जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं दिलमन जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस आज का जो विषय है कि उत्तर पूर्वी भारत में जनजातियों के विरुद्ध चर्च का मायाजाल, इस विषय पर संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी रखते हुए, इस विषय का इंट्रोडक्शन देते हुए इस वेबिनार की शुरुआत करें। दिलमन जी। धन्यवाद शुभम जी। भारत के प्रत्येक नागरिक की पहचान उसके नागरिकता से होती है, राष्ट्रीयता से होती है और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता से भी होती है। पूरे भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 705 और उससे भी अधिक जनजाति समाज है। और जो भारत की पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, वह जनजाति समाज उसमें एक अहम भूमिका अदा करती है। भारत देश के आजादी के पश्चात जब संविधान लागू हुआ तो इन्हीं 705 और उससे भी अधिक जनजाति समाज की रक्षा के लिए, राजनीतिक रक्षा के लिए, सामाजिक रक्षा के लिए, सांस्कृतिक रक्षा के लिए भारतीय संविधान में अलग अलग विषयों पर अनेक प्रावधान किए गए, चाहे वो आर्टिकल 342 हो, 330 हो या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अनेक विषयों पर पंचायती स्तर तक भी जनजाति समाज को अनेक प्रावधान दिए गए। लेकिन आजादी के 70 साल के बाद भी सरकारों को
इस विषय पर, सांस्कृतिक विषय पर जो सुरक्षा प्रदान करना चाहिए था जनजातीय समाज को, वह सुरक्षा भारतीय सरकारों ने या राज्य सरकारों ने उचित तरीके से मुहैया नहीं करा पाए। इसी का नतीजा हुआ कि अनेक जो जनजातीय समाज है वह अपने विषयों को लेकर सांस्कृतिक तौर पर अलग अलग मंचों पर अपनी आवाज को बुलंदी देते रहे और निरंतर जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं उनसे संघर्ष करते रहे। 1999 में ही जनजातीय मंत्रालय का गठन किया गया और आज पूरे इतिहास में, भारतीय इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में 8 जनजातीय समाज के मंत्रीगण सुशोभित कर रहे हैं केंद्र सरकार में, जनजातीय समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं। लेकिन संविधान में प्रावधान होने के बावजूद और 8 केंद्रीय मंत्रीगण जनजातीय समाज का केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व करने के बाद भी जनजातीय समाज अपनी मूल समस्याओं से जूझ रहा है। जैसे कि शुभम जी ने बताया कि धर्मांतरण इन्हीं विषयों में से एक विषय है। आज हमारे बीच श्रीमान मोगी ओडी जी उपस्थित हैं और हमारे बीच अपना विषय रखेंगे उत्तर पूर्वी भारत में जो जनजातियों के विरुद्ध चर्च का जो माया जाल है, षड्यंत्र है, किस प्रकार से सेवा का कार्य प्रारंभ करने के पश्चात उन्होंने एक कन्वर्जन साथ में शुरू किया। इस विषय के जानकार है, आप सभी जानते हैं कि नागालैंड जैसे राज्यों में जो है कि सेवा कार्य से शुरू किया गया कार्य आज एक धर्मांतरण का कार्य के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। ना केवल जो 7 सिस्टर्स हम जानते हैं, इन 7 सिस्टर्स राज्यों में जो धर्मांतरण हुआ है, इस विषय के जानकार हमारे बीच मौजूद हैं मोगी ओडी जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय पर अपना वक्तव्य रखेंगे। मोगी ओडी जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल। मुझे आज अपने यहाँ कुछ 2 शब्द बोलने को मौका दिया गया है, उसी के लिए बहुत बहुत नमन है। मेरा अरुणाचल प्रदेश जो है कि मेनली हम लोग जनजाति है, आपका प्योरली इंडिजिनियस फेथ। हम जन कल्याण को यानी आपका वेस्टर्न कंट्री या ये आपका से आके हम सब को बर्बाद कर दिया है। हमारा अरुणाचल बोल के पर्टिकुलर वेस्ट सियांग में 1963-64 में ये फॉरेन इन्वेजन हुआ है। आपका क्रिश्चियन लोग आके यहाँ दखल कर लिया 1963-64 में। उसमें हमारा पूर्वजों लोग पहले का जो जितना बड़ा एंसेस्टर लोग इसको लड़ के भी देखा है, सब आपका चर्च भी जला दिया था, सब कुछ चर्च भी जला दिए थे। मेन पार्ट्स कहाँ में एंटर हुआ, हमारा अरुणाचल का पार्ट्स इन लोग दखल कर लिया। इसलिए दखल हुआ है कि हमारा यहाँ मेनली कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, इसीलिए हमको और कोई लिथारेट नहीं है, कोई सोर्स नहीं थे, इसीलिए हमको क्रिश्चियन ने आपका मिशनरी का माध्यम से हम सबको डाइल्यूट कर दिया। इसी में सिर्फ हमारा यहाँ रामाकृष्ण मिशन स्कूल हिंदू का एक मिशन स्कूल एक सिर्फ 2 था। इसी से सब अरुणाचल का हमारा आरके मिशन का प्रोडक्ट लुक ही अभी देखिए, जितना भेरो कैरेट हो, ऑटो कैरेट हो, इसी का प्रोडक्ट है। और हम मिशनरी का तो अभी तक देखा है कि इतना कोई हम नहीं देखा है। मिशनरीज जो है कि हमारा जनजाति को जितना हमारा रीति रिवाज, अपना ट्रेडिशन, कस्टम, ये सब को
विलुप्त होने दिया है। ये क्रिश्चियन ने आके हमारा परंपराओं को में जो अपना कल्चर है ये सब को पूरा ढाइलुत कर दिया है। इसीलिए हमें इसी का बारे में बहुत चिंतित हूँ। और हम जितना सम्मान है प्रीस्ट लोग को फर्स्ट वो लोग अगुवाई कर लिया है, वो लोग को चर्च में वो लोग ऑनरेरियम दे के कोई एवेंजलिस्ट पास्टर का रूप में लेके हमारा प्रीस्ट लोग को मिसयूज कर दिया। इसी कारण में हमारा बहुत ये डाउनफॉल आया है। तो भी हम सब असल में आपका निसी बेल्ट में ज्यादा क्रिश्चियन में कन्वर्जन है और आपका ये में आदि बेल्ट फादम बेल्ट में भी ज्यादा क्रिश्चियन है। और मेरा घलो बेल्ट में भी ये में आपका पुट हिल और ये में टिरबिन ये दापोरिजो साइड में क्रिश्चियन लोग दखल कर दिया। कारण जो है कि इन लोग का कोई सोर्स नहीं था, एजुकेशन का भी कोई स्ट्रीम नहीं था। स्कूल मेन जो है कि हम लोग का एजुकेशन का सोर्स नहीं होके वेस्टर्न मिशनरी लोग मेनली इंग्लिश को मुद्दा बना के इन लोग का मिशन का सब्जेक्ट में ले लिया। यही है एक और इसी को हम लोग बचाए रखने के लिए कौन सा मेरा जनजाति लोग स्टेप लेना है। एक हम लोग शेड्यूल ट्राइब में गिरते हैं, हम लोग शेड्यूल कास्ट में नहीं है, हमको शेड्यूल ट्राइब में जो हम गिर जाते हैं कि शेड्यूल ट्राइब लोग को कन्वर्टेड लोग को शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए तो इसमें हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। इस बार भी हमने एक ऐसा आंदोलन सर दिया था कि जो कन्वर्जन है इसी को शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट देने नहीं देगा। कारण जो है कि लोग माइनॉरिटी का नाम में मिशनरी का नेम में उसका फैसिलिटी भी वो लोग एविल कर रहा है और हम लोग का शेड्यूल ट्राइब का कोटा को भी वो लोग एविल कर रहे हैं। इसीलिए हम भारत सरकार से अनुरोध है कि शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट को जो कन्वर्ट क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया, जो दूसरा धर्म में कन्वर्ट हो गया, इसी को एसटी नहीं देने के लिए एक प्रोविजन रखने से हमारा जनजाति को बचाया जा सकते हैं। और एक तो है ज्यादा से ज्यादा हमारा यहाँ एक शिक्षा विभाग खुलना है। ये अपना ये में एजुकेशन को थोड़ा ज्यादा एनकरेजमेंट देना है। दिलमन साहब अब कुछ पूछेंगे? जी मोगी जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत रखता हूँ। मैं थोड़ा सा और विस्तृत में ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपका राज्य है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जिसे हम उत्तर पूर्वी राज्यों से जानते हैं, इन राज्यों में चर्च ने अपना माया जाल कैसे फैलाया, क्या क्या हथकंडे उन लोगों ने अपनाए, इस विषय पर भी आप हमें जानकारी देंगे? मेन जो है कि मेरा पूर्वोत्तर राज्य में अर्निंग सोर्स नहीं है, उसमें हमारा यहाँ कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। इसलिए ये लोग को जबरदस्ती जो पैसा दे के, और एक तो है ये लोग सेक्स फ्री करके, इसी में हम लोग का यहाँ थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था कि लीगली सोलेमनाइज होने से हम लोग कफुल को डिक्लेयर नहीं किया जाता है। लेकिन क्रिश्चियन में ऐसा नहीं है, ये लोग फ्री सेक्स होते हैं, शादी करना ये करना इजीली, हम लोग का रीति रिवाज परंपरा का नियम को नहीं रख के ये लोग फ्री में सार्स में मैरिज करा लेते हैं साथ। इसी में भी इन लोग कोई लोग हम लोग का अंदर में से जो चौथा दिल वाला लोग
आपका मियाँ बीवी मिलने से हो जाता है बोल के भी कन्वर्जन हो गया। और बीमारी को भी इन लोग आपका ऐसे हिप्नोटिज्म का जैसा करके ये लोग पूरा ले लिया। और मेन जो है कि ये लोग फास्टिंग सेंटर, प्री फास्टिंग सेंटर खोल के उसमें रसन पानी फ्री मिल जाते हैं बीमारी लोग का रेस्ट करने के लिए, उसी में इन लोग को ही ड्रैग किया जाता है। जी। और इन और सब एक तो है हम लोग का यहाँ हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट में का एक खमिया है कि इसी को आप फोकस कर देने से ठीक है कि मेन जो है कि एफिडेविट करके जन लोग का एक कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमने इसलिए सियांग जिला को इस बार भी आरटीआई फाइल किया है, कन्वर्जन लिस्ट को हम मांगा था। कन्वर्ट कितना कन्वर्ट हुआ है देखने में बहुत मशरूमिंग सोर्सेस यहाँ है, आपका सार्स बहुत है, लेकिन हम इसलिए मैंने जिला अधिकारी को हमने एक आरटीआई भी फाइल किया था कि ये का कन्वर्जन का लिस्ट देने के लिए। देखा है कि आरटीआई में देखा है तो नील है, कोई कन्वर्जन का लिस्ट नहीं है। लेकिन वो लोग कैसा इलीगल कन्वर्जन कन्वर्ट हुआ, इसका बारे में भी एक गवर्नमेंट चर्चा करने से ठीक है, गवर्नमेंट एक नियम बनाने से ठीक है। हम लोग का जिला अधिकारी में आपका डिस्ट्रिक्ट का डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस में रिकॉर्ड होना चाहिए। हम यहाँ देखा है कि एंटायर अरुणाचल को देखा है तो कोई कन्वर्जन लिस्ट मिला ही नहीं। हम लोग आरटीआई में नील है, लेकिन घूमता है क्रिश्चियन बन के, और सार्स बहुत है। ये सार्स लोग को कन्वर्जन लिस्ट नहीं होने से हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इवेक्शन करने का एक हम लोग को चांस देने से ठीक है। इसलिए हम अपना गवर्नमेंट को भी बहुत लड़ते रहते, लेकिन गवर्नमेंट कोई सुनता ही नहीं। जी मोदी जी, ये जो आप जो समस्या रख रहे हैं पूरे देश के समक्ष, ये समस्या अंग्रेजों के समय से ही भारत में प्रवेश कर गया। भगवान बिरसा मुंडा जी जब अपने संघर्षों का दौर शुरू किया उन्होंने, तब उनके जीवनी से भी हमें ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा जी को भी जो कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। तो जैसे ही अंग्रेज प्रवेश किए, साथ में ये जो मिशनरी है, चर्च है, उन्होंने ये प्रवेश जो है भारत के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में किया और इस समस्या को भारत के विभिन्न जो सुदूर क्षेत्र है वहां तक पहुंचाया। इन परिस्थितियों को देखते हुए आज की परिस्थिति में उत्तर पूर्वी राज्यों की स्थिति के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आज की स्थिति क्या है? आज का स्थिति तो थोड़ा, जब से जन कल्याण आश्रम ने हम लोग का यहाँ एबीपी का नाम में जो हम सबको थोड़ा ये कौशल दे दिया है, तो थोड़ा होशियार है। अभी कन्वर्जन थोड़ा लिमिटेड हो रहा है, पहले का इतना स्पीडी कन्वर्जन थोड़ा लिमिट हो रहा है। लेकिन इन लोग छुपा छुपी करके अभी कुछ ये एनजीओस लोग को, उसी का हेड लोग को कोई आपका बैकडोर में उन लोग कैंपेन कर रहे हैं। क्या हिसाब में रात में आपका कोरोना में ज्यादा तौर का कोई कन्वर्जन नहीं हो गया। हम लोग को गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि मंदिर को, ये सब को, सोशल गैदरिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अभी देखा है कि चुपके कोई कन्वर्जन ही हो रहा है। जी, अभी तक जो आपने विषय रखा, इन सारे विषयों को और इन सारे समस्याओं को और किस प्रकार से चर्च ने मायाजाल फैलाकर अपने धर्मांतरण का व्यापार किया है और जनजाति समाज को जो मूल संस्कृति और परंपरा से तोड़ा है, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जनजाति समाज अब भविष्य में क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए जिससे कि जनजाति समाज का भविष्य सुरक्षित रहे,
इस पर अपना विचार रखेंगे। वो जो हमारे आवाज आए हैं। जी जी, सुन पा रहे नहीं हैं। नहीं जी नहीं। जी, आप इसे रखिए। हाँ, इसको हम लोग का जनजातियों को आपका मायाजल का ये हुआ को बसाए रखने के लिए हम सब जन कल्याण और जनजाति मिलकर आपस में मिलके कल्चरल एक्सचेंज अगर हो जाए तो हमको तोड़ नहीं पाएगा। आपका गुजरात से जी लेके नागालैंड तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आपका ये मिशन और जारी रखे तो हम सब एक दूसरों को आपका जान पहचान बनेंगे और कल्चरल एक्सचेंज होने से हमारा जनजाति का जीवन को थोड़ा सुरक्षित में रख पाएंगे हमारा हिसाब में। जी जी। मोगी जी, इन सारे विषयों से हाँ जी। अगर हम निष्कर्ष की ओर पहुंचे तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब हमें जनजाति समाज को ऐसे कौन कौन से पहल, क्या क्या पहल हमें करना चाहिए, समाज क्या पहल करे जिससे जनजाति समाज जो भटक गए, मूल संस्कृति को छोड़ चुके हैं, वह दोबारा से अपने मूल संस्कृति में वापस आए। आप क्या सजेशन देना हम्म। चाहेंगे जिससे मूल संस्कृति, धर्म, परंपरा में जो कन्वर्ट हो गए हैं, मूल संस्कृति को छोड़ चुके हैं, वो वापस आए? आप क्या सुझाव हाँ, देना चाहेंगे? हमने तो कोई वो लोग को वापस बुलाने के लिए हमारा सरकार इन लोग को थोड़ा फैसिलिटी दिया जाए तो हमारा स्टेट में आ जाएंगे। फैसिलिटी जो है कि क्रिश्चियन लोग ज्यादा इन लोग को कहाँ कहाँ में फॉरेन टूर ये सब आपका एक्सकर्शन ये सब में ले करके इन लोग को उकसा के रखा है हमेशा मिशनरी से। लेकिन हमारा यहाँ तो मेनली एंटायर अरुणाचल में एसटी सर्टिफिकेट को रेस्ट्रिक्ट करेगा तो वापस आएंगे। हम जो मेरा वेस्ट सियांग में अभी बासार में भी और मेरा इलाका में भी हमने कन्वर्टेड को कन्वर्जन को हम लोग एसटी इशू करने नहीं देगा बोल के रेस्ट्रिक्शन किया है। तो अभी गौर वापसी में बहुत आ रहे हैं और कोई कोई गरीब लोग को हम लोग जो है कि कोई कोई गवर्नमेंट से भी थोड़ा मोड़ा आपका सहायता देके और हमने इसको वापस लाने के लिए अभी जो आपका जन कल्याण आश्रम का एक मिशन जो है कि हम लोग को मंदिर बनाने का मिशन जारी किया। इसी को और जारी रखे तो हर बस्ती में हम लोग का अपना धर्म का नाम गौर जो कहते हैं, हमारे यहाँ दोनी पोलो गमगिंग कहते हैं और आपका तिरप संगलंग में रंगपारा कहते हैं और मिशिमी में जो नानी इंथाया कहते हैं और आपका निसी समाज में निधर नामलो कहते हैं। ये आपका गंगिंग बनाना मंदिर बनाने का आप लोग सहयोग गवर्नमेंट से भी थोड़ा सा एड्स मिलके इसी को जारी रखेंगे तो हमारा जन कल्याण ये का जनजाति लोग मजबूत होने का चांस है और वापस आने का भी वो लोग विचार रखता है। जी, मोगी जी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। जैसा कि मोगी जी ने आज हमारे समक्ष, देश के समक्ष विषय रखा है, उन्होंने कई सारे सांस्कृतिक पहलुओं को छुआ है, कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी ओर इंगित किया है। जनजाति समाज एक सांस्कृतिक समाज है। जब
जीवन के शुरुआत से लेके जीवन के अंत तक विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों से बंधा हुआ जनजाति समाज है। मोगी जी ने हमारे समक्ष ये विषय स्पष्ट रखा है कि किस प्रकार से चर्च ने जनजाति समाज के उन मूल परंपराओं पर चोट किया है और उन परंपराओं को नगण्य और एक दूषित करने का प्रयास किया, बल्कि उसके साथ में जो आस्था का केंद्र है उसे ही परिवर्तन करने को माया जाल के माध्यम से मजबूर किया है, ऐसा ध्यान में आता है। साथ ही जो विभिन्न संवैधानिक प्रावधान है जिसमें लूप होल्स है, कुछ कमी है, उनमें भी अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, ऐसा समाज सामने देखने को मिलता है। संवैधानिक प्रावधानों में मोगी जी ने जो विषय रखा है उसे हम भी पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर सहमत हैं कि जो अमेंडमेंट होने चाहिए, अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं जो जनजाति भाइयों के अधिकारों को स्पष्ट करते हैं, अगर सरकारें उस पर ध्यान देते हैं तो जो है जनजाति समाज न केवल जो आज राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, उसके अलावा भी जनजाति समाज सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अडिग हो, मजबूत हो और अपनी मूल परंपरा और संस्कृति, धर्म और जो आस्था है उससे जुड़े रहे। और भारत में जो विभाजनकारी शक्तियां हैं जो सेवा के नाम पर अपना व्यापार कर रही हैं और उस पर अंकुश लगे, इन्हीं विषयों से ये सामने स्पष्ट में समझ में आता है। ओवर टू शुभम जी। जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दिलमन जी इस पूरे जो मोगी जी ने कहा उसका क्रक्स हमारे सामने रखा, और चूंकि जो मोगी जी ने सारी बातें रखी उसका वो एक क्रक्स में अपनी ओर से निकालूं तो यही है कि जनजाति समाज के खिलाफ जो वर्षों पूर्व, जो सैकड़ों वर्षों पूर्व से जो षड्यंत्र की जो शुरुआत हुई वह आज भी बदस्तूर जारी है, और इसे रोकने के लिए जनजाति समाज के साथ साथ पूरे संपूर्ण सनातन समाज, पूरे हिंदू समाज को एकजुट होकर इसके साथ इसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा और समाज के प्रत्येक हिस्से को इसमें अपनी सहभागिता दिखानी होगी। मोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एक ऐसे क्षेत्र के ऐसे विषय पर सारी जानकारियां रखी है, सारी बातें रखी है जिस पर मुख्यधारा की मीडिया या मुख्यधारा के मंचों में बहुत कम चर्चा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मोगी जी आपका द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होने के लिए। दिलमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका थी आज के इस वेबिनार में उसे बहुत अच्छे से निभाने के लिए। मोगी जी, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जुड़े रहे। द नैरेटिव के माध्यम से हम लगातार जनजातियों के विषय पे, माओवादियों के विषय पे, जो वामपंथी उग्रवादी है, वामपंथी आतंकवादी है, उनके विषयों पे, इनके साथ साथ चीन और वैश्विक जो बहुत सी घटनाक्रम बदल रहे हैं, रिपोर्ट्स, वेबिनार और तरह तरह के वीडियो सामने लाते रहते हैं। आप देखते रहिए द नैरेटिव, thenarratival.in पर आप जाकर हमारी रिपोर्ट्स, आलेख, ओपिनियन, एनालिसिस भी पढ़ सकते हैं। इस राष्ट्रीय वेबिनार की पूरे 4 दिन की श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।